जैसा कि हम लोग थायराइड ग्लैंड देख सकते हैं, पिछले क्लास में ये डिस्टर्बेंस कारण इसलिए कट गया था। चलिए देखते हैं हम लोग। तो पीनियल ग्लैंड देख चुके थे, उसके बाद थायराइड ग्लैंड देखेंगे। थायराइड ग्लैंड में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है यहाँ पर ये ट्रैकिया के दोनों साइड प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पर ट्रैकिया जो होता है, ट्रैकिया के दोनों साइड प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड देख सकते हैं कि दोनों साइड का थायराइड ग्लैंड जो है बीच में एक पट्टी जैसा आकार से दोनों साइड का थायराइड ग्लैंड क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस्थेमस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस्थेमस बोलेंगे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। ठीक, चलिए, थायराइड ग्लैंड इज कंपोज ऑफ टू लोब्स विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। बिल्कुल सही बात है कि थायराइड ग्लैंड जो होता है वो बना हुआ था दो लोब से। देख सकते हैं कि दो लोब है, इस यहाँ पर एक लोब और दो लोब दोनों साइड, यानी लेफ्ट और राइट में क्या है, दो लोब से, एक लेफ्ट में है और दूसरा राइट में है। थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ ट्रैकिया। और ये कितने लोब होते हैं, इसमें दो लोब होते हैं जो कि लोकेटेड होता है ट्रैकिया के दोनों साइड पर। ठीक, बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विथ थिन फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू। दोनों ही जो लोब होते हैं, दोनों साइड के जो लोब होते हैं वो बीच में, अभी हम लोग देखें कि एक थिन फ्लैप, फ्लैप का मतलब होता है कि पट्टी जैसे आकार का, थिन फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू से क्या होता है, कनेक्ट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, इस्थेमस। अभी जैसे कि बताया कि इस्थेमस यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि थिन फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू है, बीच में क्या है, ये थिन फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू है, जिसको क्या बोल रहे हैं, इस्थेमस बोल रहे हैं। ये दिखाई दे रहा होगा थिन फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू, जिसको इस्थेमस बोल रहे हैं। और दोनों क्या कर रहा है, दोनों साइड के लोब को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो बना हुआ होता है फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू से। यानी थायराइड ग्लैंड जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक फॉलिकल और दूसरा स्ट्रोमल टिश्यू के मिलने से बनता है। ठीक, इस थायराइड फॉलिकल इज कंपोज ऑफ फॉलिकुलर सेल। प्रत्येक थायराइड फॉलिकल जो होते हैं उसमें क्या मौजूद होता है, फॉलिकुलर सेल होते हैं। क्या होते हैं, फॉलिकुलर सेल होते हैं। जैसे कि आप हम लोग देख सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है ये बहुत सारे सेल के मिलने से बना हुआ है, जैसा कि दिखाई भी दे रहा है साफ साफ कि ये बहुत सारे क्या है, छोटे छोटे सेल के मिलने से बने हुए हैं, दिखाई दे रहा है। और ये इसमें दो प्रकार के सेल होते हैं, कौन कौन, पहला होता है आपका थायराइड फॉलिकल, दूसरा होता है स्ट्रोमल टिश्यू होता है। ठीक, अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें दो प्रकार का सेल हो गया, कौन कौन था, तो एक तो हो गया आपका थायराइड फॉलिकल और दूसरा स्ट्रोमल टिश्यू हो गया। ठीक, प्रत्येक थायराइड फॉलिकल जो होते हैं उनमें फॉलिकुलर सेल मौजूद होता है। यानी इस थायराइड फॉलिकल इज कंपोज ऑफ फॉलिकुलर सेल। प्रत्येक थायराइड फॉलिकल में क्या होता है, फॉलिकुलर सेल होता है। और ये जो सेल होता है एक इंक्लोजिंग कैविटी होता है। कैविटी कहने का मतलब कि अंदर से खोखला होता है। ये जो सेल होते हैं वो गोल गोल होते हैं और अंदर से कैसे होते हैं, खोखला होते हैं, यानी इंक्लोजिंग कैविटी। कैविटी का मतलब होता है कि हॉलो स्पेस होता है। ठीक, और इन्हीं सेल के अंदर जो खोखला स्थान होता है या कैविटी होता है, उसी में क्या प्रोड्यूस होता है, उसी में बनता है दो प्रकार के हार्मोन फॉलिकुलर सेल के द्वारा, T3 और T4। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक बॉल हो गया, बॉल को जब काटते हैं बीच से तो क्या होता है, खोखला होता है अंदर से। ठीक, तो उसी को क्या बोलते हैं, इंक्लोजिंग कैविटी बोलते हैं। और इसी कैविटी में क्या प्रोड्यूस होता है, दो तरह के हार्मोन, एक T3 और दूसरा T4 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि दिस फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज टू हार्मोन। ये फॉलिकुलर सेल दो हार्मोन सिंथेसाइज करता है। पहला T4 यानी जिसको टेट्रा आयोडोथायरोन T4 मतलब कि 4 का मतलब क्या होता है, टेट्रा। तो इस T4 इसलिए यहाँ पर टेट्रा वर्ड का यूज किया गया, टेट्रा आयोडोथायरोनिन या इसी को थायरोक्सिन बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है T3 जिसको बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन। यानी कि इंक्लोजिंग कैविटी जो होते हैं उसमें दो प्रकार के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, T3 T4। T4 को टेट्रा आयोडोथायरोनिन या इसी को हम लोग थायरोक्सिन बोलते थे, और T3 को क्या बोलते हैं, T3 को हम लोग बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन बोलते हैं। और ये कहाँ बनता है, इंक्लोजिंग कैविटी में। किसके द्वारा, फॉलिकल सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ठीक, अब आयोडीन जो होता है ये इसेंशियल होता है नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। यानी कि थायराइड ग्लैंड में थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए आयोडीन का होना काफ़ी आवश्यक होता है। अगर आयोडीन नहीं होगा तो क्या होगा, थायराइड हार्मोन जो है वो नहीं बन पाएगा। ध्यान सुनिएगा, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है TSH थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ये कहाँ पर आकर काम करेगा, तो ये आपके थायराइड ग्लैंड पर आकर काम करेगा। ठीक, अब थायराइड ग्लैंड पर जब आकर काम करेगा तो थायराइड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगा, थायराइड हार्मोन।
लेकिन थायराइड हार्मोन बनने के लिए एक बीच में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं, आयोडीन। ठीक, और अगर आयोडीन होगा तो थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस होगा, और आयोडीन अगर नहीं होगा तो थायराइड हार्मोन नहीं बन पाएगा। ठीक, तो वही लिखा हुआ है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, यानी आयोडीन के कमी के कारण जब हम भोजन में आयोडीन नहीं लेते, जनरली हम लोग आयोडीन कैसे लेते हैं, नमक के थ्रू, सॉल्ट में होता है। ठीक, लेकिन पहले के समय में क्या होता था कि नमक में आयोडीन नहीं होता था, केवल कुछ ही गिने चुने नमक थे जो महंगे कॉस्टली आते थे, उसी में केवल आयोडीन होता था। बाकी नॉर्मल जो नमक था जो 4 या 5 रुपए पहले मिलता था उसमें आयोडीन नहीं होता था, और सबको उस समय इतना आइडिया नहीं था कि आयोडीन का क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक, अब तो गवर्नमेंट सचेत हो गई है, इसलिए अब रिस्ट्रिक्ट कर दिए कि सभी नमक में आयोडीन होने के बाद ही बिकेगा। ठीक, तो उसमें बहुत लोगों के डाइट में आयोडीन का कमी हो जाने के कारण क्या देखने को मिलता था, थायराइड हार्मोन का कम प्रोडक्शन होता था, जिसके कारण, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। यानी जब थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। और हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में जो आपका ये दोनों थायराइड ग्लैंड होता है ट्रैकिया के दोनों साइड, वो इनलार्ज हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर इस तरह से कुछ यहाँ पर आपका जो ये आपका गर्दन है, यहाँ पर गर्दन के पास क्या हो जाता है, ये थायराइड ग्लैंड फूलने के कारण ये फूला हुआ यहाँ पर दिखाई देता है, जिसको हम लोग बोलते थे गॉइटर या फिर बोलते थे घेंघा रोग। ठीक है, गॉइटर। तो ये किसके कारण से होता था, हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण। जब थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होता था तो थायराइड ग्लैंड जो होता था वो इनलार्ज हो जाता था, जिसके कारण गला के पास क्या होता था, फूला हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देता था, जिसको बोलते थे, जिस बीमारी को गॉइटर या घेंघा रोग बोलते थे। ठीक, दूसरा देखने को मिलता था इफेक्ट हाइपोथायरॉयडिज्म, जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन थी और उनमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता था। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब उनमें थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन नहीं हो पाने के कारण उनका जो उनके जो चाइल्ड थे प्रेगनेंसी के दौरान, जो पेट के अंदर जो बच्चे थे वो भी अफेक्ट होते थे, जैसे कि उनका मैचुरेशन नहीं हो पाता था, डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता था उन बेबी का। इसके अलावा अगर बात करें तो बेबी जो होते थे वो उनका ग्रोथ रुक जाता था, यानी स्टंटेड ग्रोथ हो जाता था, मेंटल रिटार्डेशन, दिमाग कम हो जाता था, मेंटल यानी दिमाग उतने अच्छे से विकसित नहीं कर पाता था, आईक्यू लेवल कम हो जाता था। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें स्किन जो था वो एबनॉर्मल रहता था, यानी नॉर्मल स्किन से एबनॉर्मल रहता था, फटा फटा स्किन दिखाई देगा, इस तरह से झुरी पड़े हुए। इसके अलावा डीप म्यूचिज्म, गूंगा और बहरा का केस देखने को मिलता था, ये सब इत्यादि देखने को मिलता था किसमें, प्रेग्नेंट वुमेन जब हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार हो जाती थी। इसके अलावा अगर अडल्ट वुमेन में बात करें तो इन अडल्ट वुमेन हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉज, हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण क्या होता था, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता था, यानी पहले नियमित मेंस्ट्रुअल साइकिल होता था, लेकिन थायराइड हार्मोन की कमी कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी आता था कभी नहीं आता था, अब रुक रुक के आने लगा। ठीक, इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि ये तो हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म का केस। अब अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है तो क्या देखने को मिलता है, और हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब कि जब थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन एक लेवल से ज्यादा होने लगे। ठीक, यानी इससे पहले वाला केस पढ़े थे कि जब थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन नहीं हो रहा है, यहां पर सिक्रीशन हो रहा है लेकिन एक लेवल से ज्यादा अमाउंट में सिक्रीशन हो रहा है। ठीक, इसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक, और ये किस कारण से होता है, तो जो थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड में जब नोडुल्स का यानी छोटे छोटे गांठ बन जाते हैं थायराइड ग्लैंड में, तो होता क्या है, थायराइड हार्मोन का जो सिंथेसिस और सिक्रीशन होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक, और नॉर्मल, पहले नॉर्मल लेवल पे सपोज कि ये थायराइड हार्मोन सिक्रीट होता था, अब नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है, यानी काफ़ी हाई अमाउंट में थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन होने लगता था, और इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर वर्ड जहां भी बायो में हो, हाइपर का मतलब होता है मोर और हाइपो का मतलब लेस, यानी काफ़ी अधिक अमाउंट में सिक्रीशन होने लगता था, किसका, थायराइड हार्मोन का, और इससे हमारा बॉडी जो था वो अफेक्ट होता था, जैसे कि हमें एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर देखने को मिलता था। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर में किसके कारण से होता था, हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण, जहां पर हम लोग का थायराइड ग्लैंड वापस से इनलार्ज हो जाता था, फिर से थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता था। प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल कहने का मतलब कि जो आंख का जो ये आईबॉल है वो, अगर बात करें ये आंख का जो आईबॉल है वो उभरा उभरा दिखाई देता था, यानी जैसे कि अगर बात करें तो जो गिरगिट होती है तो गिरगिट का आंख कैसे होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, यानी उभरा। अभी हम लोग का नॉर्मल आंख है। ठीक, लेकिन यही ऐसा लगता है देखने में कि जैसा कि आईबॉल जो है वो आपका निकल कर फेंका जाएगा या गिर जाएगा। ठीक, तो इसी को बोलते हैं प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल बोलते हैं। ठीक, तो प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल देखने को मिलता था। इसके अलावा बीएमआर काफी हाई हो जाता था, जिसके कारण आपका वेट लॉस होने लगता था।
ठीक। बीएमआर अगर लो हो जाएगा तो आपको भूख नहीं लगेगा, और बीएमआर हाई हो जाएगा तो भूख काफ़ी तेजी से लगेगा, ठीक। तो दोनों के केस में नुकसान है, अगर कम भी बीएमआर है रेट तो भी कम है, और बढ़ जाएगा तो भी नुकसान है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि फूड जो है तेजी से डाइजेस्ट होने लगता है, जिसके कारण क्या होने लगता है, फूड तेजी से डाइजेस्ट होने के कारण आपका होता क्या है कि वेट लॉस होने लगता है, ठीक। तो बीएमआर काफ़ी हाई हो जाने के कारण क्या होने लगता था, वेट लॉस, यानी इसमें व्यक्ति एकदम पतला दुबला हो जाता था, और इसी को ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं, यानी एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर को ही ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं, ठीक। तो हाइपोथायरॉयडिज्म केस में क्या देखें, हाइपोथायरॉयडिज्म केस में गॉइटर देखिए, घिंगा रोग, जहां थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता था। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन में क्या होता था कि उनके जो बच्चे थे उनका मैच्योरेशन रुक जाता था, क्रेटिनिज्म, एबनॉर्मल स्किन हो जाता था, स्टंटेड ग्रोथ हो जाता था, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता था, आईक्यू लेवल लो हो जाता था, और डिफॉर्मेटिज्म का केस देखने को मिलता था। जबकि अगर एक अडल्ट वुमेन में बात करें तो अडल्ट वुमेन के केस में क्या होता था कि अडल्ट वुमेन के केस में अगर बात करें तो अडल्ट वुमेन के केस में क्या होता था कि आपका अगर बात करें अडल्ट वुमेन के केस में, तो अडल्ट वुमेन के केस में अगर बात करें तो वो क्या होता था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो इरेगुलर हो जाता था, ठीक। उसके बाद हम लोग देखा हाइपरथायरॉयडिज्म, जब थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन अधिक होने लगे तो उस केस में क्या होता था, थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन अधिक होने के कारण एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर बीमारी देखने को मिला था, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर बीमारी देखने को मिला था। और एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर में क्या होता था कि प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल, यहाँ भी थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता था, यहाँ भी थायराइड ग्लैंड जो था वो इनलार्ज हो जाता था। और इसके बाद चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि थायराइड हार्मोन जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि बीएमआर के उसका इसके अलावा क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहला जो कि ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि थायराइड हार्मोन का काम क्या होता है कि बीएमआर को रेगुलेट करना, यानी आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कहने का मतलब कि फूड को ब्रेक करना या फूड का फॉर्मेशन करना, इसी को बोलते हैं बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं, ठीक। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों ही आता है, ठीक। तो बीएमआर रेट को रेगुलेट करने का काम करता है। देखिए होगे जब थायराइड हार्मोन में गड़बड़ी होने कारण या तो कोई लोग एक्सट्रीम मोटे हो जाते हैं या तो एक्सट्रीम पतले हो जाते हैं, तो ये किस कारण से होता है, बीएमआर में गड़बड़ी के कारण, ठीक। और अगर जाते हैं आप डॉक्टर के पास तो वो भी बोलता है कि आप अपने थायराइड हार्मोन का जांच करवाइए, यानी T3 और T4 टेस्ट लिखता है, ठीक। तो वेट का लॉस होना या वेट का गेन होना ये किसके कारण होता है, थायराइड हार्मोन में चेंजेस के कारण। तो थायराइड हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बीएमआर को रेगुलेट करने के लिए। अच्छा, थायराइड हार्मोन में T3 T4 दोनों ही शामिल होता है। अब मत बोलिएगा थायराइड हार्मोन किसको बोलते हैं, तो T3 और T4 को एक साथ क्या बोलते हैं, जो कि पहले पढ़े थे टेट्राआइडोथायरोनिन और ट्राईआइडोथायरोनिन, एक साथ उसको बोलते हैं थायराइड हार्मोन। इसके अलावा थायराइड हार्मोन जो होता है वो आरबीसी के फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। तीसरा काम क्या होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है थायराइड हार्मोन। और चौथा काम क्या होता है कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने में हमारे बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, थायराइड हार्मोन, ठीक। इसके अलावा जो थायराइड ग्लैंड होते हैं वहां से सिक्रीट होता है एक प्रोटीनेशियस हार्मोन जिसको बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। ये इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिएगा काफी। थायराइड ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है, एक प्रोटीनेशियस हार्मोन जिसको बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। और थायरोकैल्सिटोनिन का काम क्या होता है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करके रखना, यानी कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को बनाए रखना। आराबासम ने ये थायरोकैल्सिटोनिन का काम होता है, ठीक। तो हम लोग क्या देखें कि थायराइड ग्लैंड जो होता है उससे निकलने वाले थायराइड हार्मोन के 4 फंक्शन। सबसे पहला क्या कि बीएमआर को रेगुलेट करता है, दूसरा आरबीसी के सपोर्ट में हेल्प करता है, तीसरा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, और चौथा अगर बात करेंगे तो चौथा हम लोग क्या देखते हैं कि थायराइड हार्मोन जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखने में, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो होता है वो सिक्रीट करता है एक हार्मोन जो कि प्रोटीनेशियस नेचर का होता है जिसको बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। और इसका काम क्या होता है कि हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बनाए रखना। आ रहा है बात समझ में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाराथायरॉयड ग्लैंड। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, एक बार फिगर में हम लोग देखेंगे कि पाराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो वो थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में होता है। देखिए ये जो पिक्चर है वो आपके थायराइड ग्लैंड के बैक साइड का है। जैसे मान लीजिए ये फ्रंट साइड है, ठीक, और इसके पीछे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक साइड, ठीक। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि बैक साइड में प्रत्येक थायराइड ग्लैंड पर 2 पाराथायरॉयड ग्लैंड है, और इस प्रकार से 2
थायराइड ग्लैंड पर 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड है। ये बैक साइड है यानी डॉर्सल साइड है, और ये जो फिगर है ये वेंट्रल साइड का फिगर यानी आगे का फिगर है। आ रहा है बात समझ में? तो पिक्चर में नीचे भी लिखा हुआ होगा कि ए जो पार्ट है वो क्या है, वेंट्रल साइड का, बी क्या है, डॉर्सल साइड का। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड में। कहाँ प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर, थायराइड ग्लैंड में। ठीक, प्रत्येक थायराइड ग्लैंड में 2 पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं। इस प्रकार से 2 थायराइड ग्लैंड में 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं। पैराथायरॉइड ग्लैंड भी सिक्रीट करता है एक पेप्टाइड हार्मोन, जिस हार्मोन को क्या बोलते हैं, जिस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन बोलते हैं, और ये भी प्रोटीन नेचर का होता है। यानी प्रोटीन नेचर कहने का मतलब कि पेप्टाइड होता है। ठीक, पैराथायरॉइड हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है वो रेगुलेट करता है ब्लड में कैल्शियम लेवल या कैल्शियम आयन के सर्कुलेटिंग लेवल पर। ठीक, यानी ब्लड में आपका कैल्शियम आयन प्रेजेंट है या नहीं है, इसके आधार पर पैराथायरॉइड हार्मोन का सिक्रीशन होगा। ध्यान सुनिए, अगर आपके ब्लड में कैल्शियम आयन कम है तो पैराथायरॉइड ग्लैंड से पैराथायरॉइड हार्मोन का सिक्रीशन होगा। अगर आपके ब्लड में कैल्शियम अगर बात करें है तो पैराथायरॉइड ग्लैंड से पैराथायरॉइड हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होगा। इसका मतलब कि थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन होगा या नहीं होगा ये कौन डिसाइड करता है, तो ये डिसाइड करता है कैल्शियम आयन का लेवल ब्लड के अंदर। यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन का लेवल अगर अधिक है तो सिक्रीशन नहीं होगा, और कम है तो सिक्रीशन होगा। आ रहा बात समझ? अब चलिए, पैराथायरॉइड हार्मोन इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। जब हुआ क्या कि हमारे ब्लड में कैल्शियम आयन का लेवल कम हो गया, तो अब क्या करेगा, पैराथायरॉइड ग्लैंड से पैराथायरॉइड हार्मोन का सिक्रीशन होगा। ठीक, पैराथायरॉइड ग्लैंड से पैराथायरॉइड हार्मोन का सिक्रीशन होगा, और सिक्रीशन होने के बाद पैराथायरॉइड हार्मोन का काम क्या होगा कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना। आ रहा बात समझ? क्योंकि पहले ही बोल चुके हैं कि आपके पैराथायरॉइड ग्लैंड से हार्मोन जो सिक्रीट होता है वो तब सिक्रीट होगा जबकि ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होगा, और कैल्शियम का लेवल कम है तो वो सिक्रीट होगा, और सिक्रीट होगा तो उसका काम क्या होगा कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना। ठीक, तो पैराथायरॉइड हार्मोन का काम क्या होता है कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना। तो कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने के लिए पैराथायरॉइड जो होगा वो अलग अलग जगह से क्या करने लगेगा, अलग अलग जगह से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने लगेगा। जैसे हमें पैसा की जरूरत है तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग जगह से पैसा का खोज करेंगे, तलाश करेंगे। ठीक, तो वैसा ही काम होता है कि पैराथायरॉइड जो हार्मोन्स होता है ये आपके बोन पर पहले जाकर काम करेगा, और बोन में सबको मालूम है कि बोन में जो मेन कंपोनेंट होता है कैल्शियम। ठीक, तो बोन से क्या करेगा, कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। आ रहा बात समझ में? ठीक, यही कारण है कि जब उम्र बढ़ता है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होने लगता है, और उस कैल्शियम लेवल को पूरा करने के लिए पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है कि आपके बोन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक, और बोन से जब कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन करने लगेगा तो बोन में क्या होगा, कैल्शियम का डेंसिटी कम हो जाएगा और बोन खोखला हो जाता है। इसलिए अधिक उम्र में बोन जो होते हैं वो इजीली ब्रेक कर जाते हैं। आ रहा बात समझ में? ठीक, तो सबसे पहले पैराथायरॉइड हार्मोन जाकर कहाँ काम करेगा, बोन के ऊपर, और बोन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके कहाँ भेजेगा, ब्लड के अंदर भेजेगा। और ब्लड में भेजने के कारण क्या कर रहा है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है। आ रहा बात समझने? ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, या इसी को डिसॉल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन भी बोलते हैं। दूसरा काम क्या होता है कि पैराथायरॉइड, पहला काम ये हो गया। दूसरा काम क्या करता है कि ये कैल्शियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन करता है, कहाँ से, रीनल टिब्यूल से। जैसा कि आपको ध्यान में होगा तो किडनी में रीनल टिब्यूल के 3 पोर्शन पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ फेनले होता है। तो ये क्या करता है कि किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन में जो रीनल टिब्यूल होता है, उस रीनल टिब्यूल से क्या करेगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करके वापस से ब्लड में भेजेगा। और तीसरा काम जो आपका डाइजेस्टेड फूड होता है उससे भी क्या करेगा, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन करके कहाँ भेजेगा, ब्लड में डालता है। और इस प्रकार से ये क्या करता है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देता है। ठीक, इसलिए पैराथायरॉइड हार्मोन को हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन भी बोलते हैं। हाइपर कैल्सियमिक कहने का मतलब कि ये कैल्शियम लेवल को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसलिए पैराथायरॉइड हार्मोन को क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन, क्योंकि ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। ठीक, अच्छा, पैराथायरॉइड हार्मोन का एंटागोनिस्टिक मतलब कि ये बढ़ाने का काम करता है, तो ये जब बढ़ जाता है तो ये घटाने का काम करता है। और इन दोनों के कारण ही कैल्शियम लेवल जो होता है वो ब्लड में रेगुलेट होता है। तो घटाने का काम कौन करता है, थायरोकैल्सिटोनिन। कौन करता है, थायरोकैल्सिटोनिन। जैसे कि आगे पढ़ेंगे कि इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों को एक साथ काम करने के कारण ही क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहता है। वैसे ही अगर बात करेंगे तो कैल्शियम का लेवल ब्लड में मेंटेन तब होगा जब दोनों एक साथ काम करेगा।
अगर एक भी कम रहेगा तो या तो बढ़ जाएगा अधिक या फिर अधिक कम हो जाएगा, ठीक। तो एंटागोनिस्टिक यानी अपोजिट काम कौन करता है, थायरोकैल्सिटोनिन। पैराथायरॉइड हार्मोन बढ़ाता है अगर ब्लड में कैल्शियम के लेवल को, तो थायरोकैल्सिटोनिन घटाने का काम करता है। और इस प्रकार से ब्लड में कैल्शियम आयन के रेगुलेशन में इन दोनों हार्मोन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। कौन कौन, पैराथायरॉइड हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन। आया बात समझ में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, थाइमस। थाइमस देखेंगे, थाइमस कहाँ पर होता है, तो थाइमस आपके यहाँ पर देखे होंगे आप लोग कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका स्टर्नम होता है, ठीक। और स्टर्नम के अंदर क्या होता है, आपका लंग्स होता है, ठीक। ये देखे होंगे रिब्स, रिबकेज जो होगा वो 4 चीज से मिलकर बनता है। आगे में स्टर्नम, पीछे में वर्टिब्रल कॉलम, साइड में लैटरल और नीचे में डोम शेप डायफ्राम। इसके अंदर क्या होता है, लंग्स। तो क्या बोलते हैं कि स्टर्नम के नीचे मौजूद होता है कौन, स्टर्नम के नीचे होता है आपका थाइमस ग्लैंड, ठीक, जो कि दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक। और एओर्टा के वेंट्रल साइड यानी एओर्टा के आगे की ओर होता है, ठीक। यानी कि कहने का मतलब हार्ट के ऊपर लेकिन दोनों लंग्स के बीच और स्टर्नम के नीचे होता है। आरावासन यानी बिल्कुल 2 लंग्स होते हैं, दोनों लंग्स के बीच में यहाँ पर। और अगर बात करें फिगर में, अगर फिगर तो है नहीं तो दिखा देते। कहने का मतलब कि स्टर्नम के नीचे प्रेजेंट होता है, लंग्स के बीच और आपके हार्ट के ऊपर। तो क्या लिखा हुआ, वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा मतलब एओर्टा के आगे, स्टर्नम के पीछे और लंग्स के बीच। अच्छा, ये थाइमस जो होता है वो मेजर रोल प्ले करता है इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट पे। अब होता क्या, ध्यान सुनिए। थाइमस ग्लैंड जो होता है वो एक हार्मोन सीक्रेट करता है, जिस हार्मोन को बोलते हैं थाइमोसिन। क्या बोलते हैं, थाइमोसिन। और ये भी पेप्टाइड नेचर का होता है। आ रहा बात समझने। तो याद रखिएगा कौन सा पेप्टाइड नेचर का है, कौन सा पेप्टाइड नेचर का नहीं है, ये भी ध्यान रखना क्योंकि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो थाइमोसिन का काम क्या होता है, पहला कि एक तो टी लिम्फोसाइट के डिफ्रेंसिएशन में हेल्प करना। जैसा कि हम लोग जानते हैं जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं, चाहे वो फॉर्म्ड एलिमेंट हो या कोई भी फॉर्म्ड एलिमेंट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या प्लेटलेट, वो सब के सब कहाँ बनते हैं, आपके बोन मैरो में, ठीक। लेकिन बोन मैरो में जो आपका बी लिम्फोसाइट है वो मैच्योर भी वही होता है, बनता भी यही है, इसलिए उसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। जबकि टी लिम्फोसाइट बनता कहाँ है, बोन मैरो में। मैच्योर कहाँ होगा, थाइमस में, इसलिए थाइमस का आगे वाला लेटर टी का यूज किया जाता है, इसलिए बोलते हैं उसको टी लिम्फोसाइट, ठीक। तो मैच्योर कहाँ हो रहा है, थाइमस में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट। तो पहला काम होता है थाइमोसिन जो होता है वो टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन में और डिफरेंशिएशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आ रहा है बात समझ में, ठीक। तो क्या लिखा हुआ, थाइमोसिन प्ले अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, यानी टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में थाइमोसिन मेजर रोल प्ले करता है, ठीक। जो कि टी लिम्फोसाइट क्या प्रोवाइड करता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कौन करता है, टी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट क्या प्रोवाइड करता है, हिमोरल इम्यूनिटी, ठीक। ये सब कुछ कुछ याद रखिएगा, लिंक करें। टी लिम्फोसाइट का काम होता है ग्राफ का रिजेक्शन में, यानी ट्रांसप्लांटेशन के दौरान जब किसी दूसरे का ऑर्गन यूज करते हैं तो वो उसको क्या करता है, वो उसको मारने का कोशिश करता है, ठीक। जबकि बी लिम्फोसाइट जो होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। और एंटीबॉडी के कारण हम लोग क्या करते हैं कि फॉरेन ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, जिसको बोलते हैं हिमोरल इम्यूनिटी, ठीक। तो थाइमोसिन में क्या मैच्योर है, टी लिम्फोसाइट, जो कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा थाइमोसिन, जो थाइमस में थाइमोसिन हार्मोन बनता है, वो क्या करता है कि वो एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है कहीं ना कहीं। और एंटीबॉडीज का काम क्या होता है कि फॉरेन ऑर्गेनिज्म से बचाना, यानी बीमारी होने से बचाना। और ये कौन सा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है आपके, अगर बात करें एंटीबॉडीज या बी लिम्फोसाइट, तो हिमोरल इम्यूनिटी, ठीक। तो बोल सकते हैं कि थाइमोसिन एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, हिमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक। तो थाइमोसिन में फिर से एक बार देखेंगे, थाइमोसिन में मैच्योर होता है आपका टी लिम्फोसाइट, जो कि प्रोवाइड करता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। यानी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब कि ग्राफ रिजेक्शन करने का काम, यानी ट्रांसप्लांटेशन को रिजेक्ट करने का काम करता है। जबकि अगर बात करें बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी, जो प्रोवाइड करता है हिमोरल इम्यूनिटी, यानी बीमारी होने से बचाता है, ठीक है। और हिमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और एंटीबॉडी कहीं ना कहीं थाइमोसिन के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। और यही कारण है कि थाइमस जो ऑर्गन होता है, जब हम लोग बच्चे होते हैं तो उस समय साइज उसका बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जाता है और प्यूबर्टी के दौरान थाइमस का साइज धीरे धीरे डिक्रीज हो जाए। अब आप लोग को मालूम है कि जब साइज डिक्रीज होगा तो थाइमोसिन का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आ रहा है बात समझ। तो जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है थाइमोसिन का प्रोडक्शन कम होते जाता है। क्यों थाइमोसिन का प्रोडक्शन इसलिए कम होता है, क्योंकि
थाइमस ग्लैंड जो होता है वो उसका साइज रिड्यूस कर जाता है, और साइज रिड्यूस करने के कारण थाइमोसिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और थाइमोसिन के प्रोडक्शन कम होने के कारण क्या होता है, एंटीबॉडीज उतना नहीं बन पाता है। इसलिए जब लोग मैच्योर होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, तो थाइमोसिन का प्रोडक्शन कम होता है। थाइमोसिन के प्रोडक्शन कम होने के कारण होता क्या है कि एंटीबॉडीज नहीं बन पाता है, जिसके कारण उनका इम्यून सिस्टम उतना अच्छे से अब वर्क नहीं कर पाता है उतने अच्छे से, क्योंकि बीमारी को से बचाने का या फॉरेन ऑर्गेनिज्म को मारने का काम किसका होता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के कम प्रोडक्शन होता है। एंटीबॉडी का कम प्रोडक्शन क्यों होता है, तो थाइमोसिन के कम बनने के कारण। थाइमोसिन क्यों कम बनता है, क्योंकि समय के साथ साथ थाइमस का साइज रिड्यूस करते जाता है, ठीक। और यही कारण है कि ओल्ड पर्सन में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। आ रहा है बात समझ में, ठीक। अब एड्रीनल ग्लैंड हम लोग नेक्स्ट डे से पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक। तो आप लोग का काम क्या है, सबसे पहले 2 काम करना, फिर से उसको एक बार शुरू से पढ़ना है, सारा याद रखना है, ठीक। और इंपॉर्टेंट लाइन को टिक करना है, और फिर कल एक बार आने से पहले डेली वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे, ठीक। और आने से पहले क्या करना है, फिर से एक बार रिवाइज करके आना है, और इस तरह से पूरा 11-12 का हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो 5-6 यही लेक्चर डालेंगे 5-6 में, और ये 2-3 लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक। कंप्लीट करेंगे, और टोटली एनसीईआरटी 1 लाइन बाय लाइन, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा वो भी देखेंगे, ठीक। और ये 11-12 और नीट तीनों के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो पसंद आए और जैसा होगा वैसा कमेंट कीजिएगा, ठीक। अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी लोगों का यूज़ हो सके, ठीक। तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।